प्लेनेट जुपिटर। ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का और सबसे बड़ा ग्रह है और 8 ग्रहों में सबसे पुराना ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर सौर मंडल के सभी ग्रह समा सकते हैं और इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां आसानी से फिट हो सकती है। इसे हिंदी में गुरु कहते हैं और गुरु का मतलब प्रिसेप्टर भी होता है और गुरु का एक और मतलब भारी या बड़ा भी होता है। पर दोस्तों, क्या हो अगर आज हम जुपिटर के ऊपर जाएं? कैसे होंगे वहां के नजारे, कैसा होगा वहां का आसमान और कैसी होगी वहां की जमीन। जमीन? ओह सॉरी दोस्तों, जुपिटर पे तो जमीन ही नहीं है। जी हाँ, इस ग्रह पर कोई ठोस सतह ही नहीं है। ये तो एक गैस जायंट है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस जायंट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम गैस के गोले जुपिटर पर कदम नहीं रख सकते? और क्या अगर हम इसके एक छोर से अंदर जाएं, तो दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब तो हमें जुपिटर पे जाके ही मिलेगा। तो चले आज चलते हैं जुपिटर पर और जानते हैं कि इस पे अगर कोई ठोस जमीन नहीं है तो आखिर इसके भीतर क्या है। आप सभी का स्वागत है हेल्दी नॉलेज को बयां करने वाले द नॉलेज चैनल पर और मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। जुपिटर की खोज खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में की थी, जब उन्होंने अपने दूरबीन से इस ग्रह को पहली बार देखा था। इसके बाद से इस ग्रह के अद्भुत गुरुत्वाकर्षण और कद ने हमारा ध्यान उसकी ओर हमेशा से आकर्षित किया है और इसी आकर्षण के बदौलत हम इस ग्रह को समझने के लिए उसके करीब पहुंचे। 18 अक्टूबर 1989 के दिन हमने पृथ्वी से गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट को खास इस ग्रह की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया था। लगभग 6 साल के भीतर 7 दिसंबर 1995 के दिन हमारा गैलीलियो जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो ने वहां पहुंचते ही जुपिटर के कई सारे राज पर से पर्दा उठाया। उसने हमें इस ग्रह के मून्स और उसके एटमॉस्फेयर की डिटेल में जानकारी दी। वर्तमान में जुपिटर के टोटल 79 मून्स हैं, जिनमें से 53 का तो ऑफिशियली नामकरण हो चुका है और बाकी बचे सारे बेनाम हैं। वहां के एटमॉस्फेयर में 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और बाकी बचे 1% में अन्य सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन, एमोनिया, सिलिकॉन, नियॉन, हाइड्रोसल्फाइड, एथेन, मीथेन, ऑक्सीजन और सल्फर। इस ग्रह के करीब जाने पर हमें उसके तूफानी रंगीन बादल देखने को मिले, जो इस ग्रह को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। पर इस दैत्याकार ग्रह पे ये तूफानी बादल दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, हकीकत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। लंबे समय तक चलने वाले सबसे तूफानी बवंडर का रिकॉर्ड जुपिटर के ही नाम रहा है। जुपिटर पे आज दिखने वाला सबसे बड़ा और शक्तिशाली तूफान ये द ग्रेट रेड स्पॉट है। ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी पृथ्वी इसमें समा सकती है। इसे हम टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से भी देख सकते हैं। ये तूफान 425 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कई सदियों से ऐसे ही घूम रहा है। हालांकि हमें इसकी जानकारी करीब 350 साल पहले लगी, जब सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस ग्रेट रेड स्पॉट को ढूंढ निकाला। सदियों से ना थमने वाला ये तूफान नजदीकी भविष्य में थम जाए, इसके कोई चांसेस भी नहीं है। और ऐसे ही कई सारे चक्रवात जुपिटर पर युगों तक इसी स्पीड से मंडराते रहेंगे। जुपिटर पर उसके इस तूफानों की गति धीमी न पड़ने का कारण इस ग्रह पर सतह ना होना है, क्योंकि इस ग्रह पर हमारे पृथ्वी के जैसी कोई ठोस सतह ही नहीं है। इसलिए इस तूफानों की गति को ब्रेक लगाने वाला कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है। ऊपर से इस ग्रह का गर्म वायुमंडल इन चक्रवातों को और ज्यादा तेज करता रहता है। अतः किसी बाधा और रुकावट के बिना ये चक्रवात सदियों तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जुपिटर के ऊपरी वातावरण के बारे में ही जाना है, पर अब हम उसके अंदर जाएंगे। हम इस ग्रह के अंदर डाइव लगाएंगे। तो फाइनली दिसंबर 1995 के रोज हमारा भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो जुपिटर के अंदर पहुंचता है। टाइटेनियम से बना एक प्रोब इस स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है
और जुपिटर के अंदरूनी वातावरण में एंटर होता है। शुरुआत में ये प्रोब लगभग 17,600 किलोमीटर की रफ्तार से जुपिटर के आवरण में गिरता है, पर कुछ समय बाद प्रोब अपना पैराशूट खोल लेता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ये प्रोब अपने आसपास की सारी जानकारी और फुटेज जुपिटर के बाहरी ऑर्बिट में मौजूद गैलीलियो को भेजता है और गैलीलियो वहां से वो जानकारी हमारी पृथ्वी पर भेजता है। प्रोब ने जुपिटर के वातावरण की जो जानकारी हमें भेजी, उससे हमें मालूम हुआ कि इस ग्रह का ऊपरी वातावरण हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहां गैस के घने बादलों का डेरा है और ये बादल बेहद विशाल और विचित्र आकार के हैं। ये बादल बड़े ही अजीब हैं, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि मल्टी एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड और H2O। इससे हमें ये मालूम हुआ कि इस ग्रह पर भी पानी के बादल हैं, और इतना ही नहीं, इन बादलों में मौजूद ये एलिमेंट पानी के रूप में बरसते भी हैं। लेकिन जुपिटर पे तो सरफेस ही नहीं है, तो ये पानी बरस कर आखिर जाता कहाँ है? तो इसकी जानकारी के लिए हमारा प्रोब उसके और भीतर उतरा। जैसे जैसे प्रोब और गहराई में उतरा, उसने पाया कि वहां तापमान और दबाव बेहद ज्यादा है। आसमान में घने और बड़े बादलों की श्रृंखला है, रंग बेरंगी, गुमराले और खतरनाक। ये बहुत ही भयानक तूफान और थंडर स्ट्रॉम्स का विस्तार है। पर जैसे ही हमारा प्रोब कुछ और गहराई में उतरता है, एक चौंका देने वाला दृश्य उसके सामने आता है। यहाँ पर इस जगह के ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा गैप है, दूर दूर तक साफ खाली आसमान दिखता है। ये जगह बड़ी ही मनमोहक है। यहाँ पर बारिश गिरती है, पर ये बारिश, ये पानी वैसा नहीं है जैसा हमारी पृथ्वी पर होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पर पानी वेपोरेट होता रहता है और इसके नीचे गर्मी इतनी है कि पानी भाप बनकर फिर ऊपर उड़ जाता है। यहाँ पर बस सिर्फ वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। हमारे प्रोब ने इससे भी और नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन लगभग 135 किलोमीटर की गहराई में उतरने के बाद हमारा प्रोब के साथ कनेक्शन टूट गया। उससे हमारा संपर्क खत्म हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण प्रोब के पार्ट्स पिघलने लगे थे और वो नष्ट होकर जुपिटर में ही विलीन हो गया। गैलीलियो के जरिए प्लेनेट जुपिटर के बारे में हम काफी कुछ जान चुके थे, लेकिन हमारे लिए इतना पर्याप्त न था। अभी तक तो हमने इस ग्रह की सिर्फ ऊपरी ऊपरी गहराई को ही देखा था। अभी हमें और जानना बाकी था, और इसलिए सन 2011 में हमने लॉन्च किया अति आधुनिक जूनो स्पेसक्राफ्ट। इस बार थोड़ी ज्यादा स्पीड से लगभग 5 सालों में 5 जुलाई 2016 के दिन जूनो जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जूनो के जरिए हमने जुपिटर को काफी करीब से जाना। हमने ये जाना कि इस ग्रह पर कोई ठोस सतह है ही नहीं। इसके भीतर बेहद गहराई तक सिर्फ गैस के वातावरण की ही परत है। पर यह भी सच है कि यह ग्रह अंदर से बिल्कुल खोखला भी नहीं है। इस ग्रह के ऊपर का गैस से बना आवरण, यानी कि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का विस्तार खत्म हो जाने के बाद अंदर गहराई में एक लिक्विड कोर की शुरुआत होती है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इस लेवल पर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मेटालिक अवस्था को पा लेते हैं। इसलिए गुरु के इस आवरण को मेटालिक हाइड्रोजन कोर कहा जाता है और इसी मेटालिक हाइड्रोजन कोर की वजह से इस ग्रह के आसपास मैग्नेटोस्फीयर के लेयर्स की रचना हुई है। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जुपिटर के मेटालिक हाइड्रोजन कोर से भी नीचे ठीक मध्य में इस ग्रह के भीतर गहराई में जो कोर भाग है उसे हमारे वैज्ञानिक रॉक एंड आइस कोर कहते हैं। ये हमारी जर्नी का फाइनल स्टेज है और यहाँ का टेम्परेचर करीब 43,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जुपिटर का कद बहुत बड़ा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत पावरफुल है। इसलिए ये ग्रह अंतरिक्ष के बाहरी पिंडों और उल्काओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस तरह ये पृथ्वी को करोड़ों सालों से
बाहरी उल्काओं के गिरने से बचाता आया है। जुपिटर के बिना पृथ्वी पर जीवन होना संभव नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।